Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the derivation of rate constant for the third order reaction. We have already discussed about the derivation of the zero order, first order, and the second order reactions. So let's proceed towards today's lecture on the third order reaction. What are the third order reaction? Third order reactions are those reactions which depends upon three concentration terms of the reactant are called as the third order reaction. आप उसे third order reaction कहेंगे. हमें जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट होगा उसको अब हम डिराइव करते हैं. टेक्निक वही रहेगी, स्टेप्स बिल्कुल वही रहेंगी. तो आप सभी बच्चे पहले से ही अपने जो जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन है उसको आप अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे. तो उन सारी बातों को जरूर ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ अपने देखते रहें, कंपेयर करते रहना अपनी कॉपी में. इस डेरिवेशन को आप नोट डाउन करते रहेंगे और जो ओल्ड डेरिवेशन है उनको साइड बाय साइड आप कंपेयर करते रहें. एक चीज और आपको बता दें, आपको करना क्या है अपनी कॉपी के अंदर, जो आपके ये देखो जो डेरिवेशन हमने की है ना, जैसे हमने जीरो ऑर्डर का किया, देखो आपको बता दें, फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर का किया, फिर उसके बाद देखो हमने सेकंड ऑर्डर का भी करवाया, फिर अब हम थर्ड ऑर्डर का करवा रहे हैं. तो आप एक काम जरूर करें, घर पे बैठ के आप अपनी एक बड़ी सी शीट ले लें और उस शीट के अंदर आप पेज के बीच में देखो ऐसे डिफरेंट लाइनें लगा दें, देखो इस स्टेप से. और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि स्टेप्स कॉमन है, चाहे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, चाहे फर्स्ट, चाहे सेकंड, चाहे वो आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो, सभी के अंदर जितनी भी जो स्टेप्स हैं, जो आपकी कॉमन स्टेप्स हैं, आप देखो ऐसे लिखते चले जाएंगे. फर्स्ट स्टेप सभी में कॉमन होगी, ऐसे सेकंड स्टेप सभी में इस स्टेप से क्या चलेंगी, ऐसे कॉमन चलेंगी. मींस आपके सामने कंपैरिजन आ जाएगा. तो इसलिए मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जैसे ही आज का लेक्चर फिनिश हो, आपके जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके होंगे फॉर द डेरिवेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर ऑल दीज रिएक्शन, जीरो से लेके थर्ड ऑर्डर तक. आप अपने घर में एक ऐसा चार्ट जरूर बना लेंगे और कंपैरिजन की फॉर्म में उसको रखेंगे अपने सामने. एग्जाम में आपके लिए वो चीज इजी रहती है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और अपने पुराने काम को देखते रहें जैसे मैंने आपको बताया, और ये काम आपको अपनी कॉपी में अब कर लेना है. इसके बाद देखो सबसे पहले हमने क्या किया, कोई रिएक्शन आपके पास जिसमें एक ही टाइप के रिएक्टेंट हैं. एज्यूम दैट रिएक्टेंट इज ए एंड दीज रिएक्टेंट टर्म्स जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, दैट इज द थ्री कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स. अब हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे आमतौर पे हर लेक्चर में हमने आपको बताया, हर न्यूमेरिकल में आप ऐसा ही करेंगे. फर्स्ट जो वर्टिकल कॉलम है दैट इज फॉर टाइम इन मिनट्स और द second vertical column is for the concentration of the reactant whose concentration is generally been represented by small a. Next vertical column is for concentration of the product that is represented by x. So what is the concentration of reactant at time t is equal to 0? When time is 0, then the concentration of the reactant is small a, or you can also represent that concentration by इन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, जिसे आप मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कैपिटल ए लिखें और उसके ऊपर क्या लगा देंगे आप, नोट. दैट इज आल्सो द रिप्रेजेंटेशन. ये एक ही चीज है, दोनों बोथ आर सेम. कई बार कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल सी लिख के उसके ऊपर नोट लगा देते हैं. ये सभी एक ही बातें हैं. आप स्मॉल ए लिख दें या ए नोट लिख दें या सी नोट लिख दें, ऑल आर सेम. Means what are the concentration of the product when time is 0? Means जब reaction ही start नहीं हुई तो product कहां से आएंगे? So the value of x is 0. After time t, what will be the concentration of product? Means some of the reactant get converted into the products. So means some products are formed, and that concentration of the product is represented by x. X is equal to x moles per liter. हमने लिखा. So what will be the remaining concentration of the reactant? Remaining concentration means some part of the A get converted into the product X. So what will be the remaining concentration of the reactant? A minus X. So A minus X will be the remaining concentration of the reactant. और आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में A लिख के, या सिंपली आप स्क्वायर ब्रैकेट में C लिख के भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now what is the definition of rate of reaction?
Rate of reaction is the change in the concentration of the reactant or the product with the passage of time. And what is the definition of rate of reaction according to the Rate law? According to the Rate law, rate of reaction is always directly proportional to the product of molar concentration of the different reactants raised to the power of their coefficients, and that sum of these coefficient is called as the order of reaction. That called as the order of reaction. इसे आप order of reaction कह देते हैं. तो मीन्स किसी भी टाइम पे जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है तो उस वक्त कितने रिएक्टेंट है आपके कंटेनर में, उनका हमें पता होना चाहिए. तो अब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी. व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी. तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी. व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन टाइम इज टी. तो जब टाइम टी था तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, देखो जो सेकंड आपका वर्टिकल कॉलम है दैट इज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड व्हेन टाइम इज टी कंसंट्रेशन इज a minus x. देखो हमने लिखा r is equal to dx by dt is also equal to k और रिएक्टेंट रेज टू द पावर n. और रिएक्टेंट यहाँ पे एक ही टाइप के हैं, ए टाइप के रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे, बोलो क्या, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम इज टी. द कंसंट्रेशन इज व्हेन टाइम इज टी द कंसंट्रेशन इज a minus x. तो a minus x आप यहाँ पे पुट कर देंगे, या आप सिंपल a लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, या सिंपल c भी लिख सकते हैं. और रेज टू द पावर n, n की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. क्योंकि ये रिएक्शन जो आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेज टू द पावर में आप n लिख देंगे. तो देखो वही हमने लिखा कि a minus x रेज टू द पावर 3. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देखो dx by dt इज इक्वल टू, बोलो क्या हो गया, कि a minus x रेज टू द पावर 3. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करें. क्रॉस मल्टीप्लाई मींस dt को तो ऊपर ले जाएं, आपकी राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे कि क्या आगे आ जाएगा के dt, और a minus x रेज टू द पावर 3 को आप नीचे ले आएंगे यहाँ dx के. सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. तो dx डिवाइडेड बाय a minus x रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू k dt. अब इतना करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप बोलो हमारी क्या आएगी. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें एक सिंपल सा काम ही तो करना है, वो क्या, इंटीग्रेट दैट इक्वेशन, जैसे हमने पहले भी किया था. तो इंटीग्रेशन का देखो हमने साइन लगा दिया. जब हम अब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन से पहले देखो जो ये आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a minus x रेज टू द पावर -3. देखो इसको ऊपर ले जाएं आप, dx इज इक्वल टू k dt. क्लियर हो गया इतना आपका. इसको आप जस्ट ऊपर लेके गए. फिर जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का वे क्या है, तरीका क्या है. यहाँ पे देखो a minus x की रेज टू द पावर में बोलो क्या है, यहाँ पे 3 आपको दिख रहा, -3. तो इसमें +1 करते हैं हमेशा. a minus x -3 + 1. जब -3 + 1 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट इज -2. उससे डिवाइड कर देते हैं आप, -2 से, प्लस a minus x. देखो यहाँ पे ये फैक्टर होता है, देखो इस स्टेप से a प्लस देखो -x, देखो इस स्टेप से है. तो मींस जो a minus x है, इट मींस ये माइनस क्यों बना, क्योंकि x के साथ नेगेटिव कोएफिशिएंट -1 है. तो मींस मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ता है, -1, जो भी x के साथ है, जो उसके कोएफिशिएंट लगे हैं उसके साथ. और इज इक्वल टू बोलो आगे आप क्या लिख देंगे. इतना करने के बाद इज इक्वल टू आपके ये जो k था, k t प्लस में समथिंग कांस्टेंट. तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई. अब इसी चीज को हम दूसरी साइड में लिखते हैं, बड़े ध्यान से देखो. ये हमने लिख दिया a minus x, देखो -3 + 1 और डिवाइडेड में -2 किया, और मल्टीप्लाई में बोलो हमने क्या किया, -1 इज इक्वल टू kt प्लस कांस्टेंट. इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अब आ चुका है यहाँ पे, देखो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो 2 ही रहेगा, +1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, देखो ऊपर पहले देखो इसी स्टेप को लिख देते हैं. ऊपर देखो क्या बच गया आपके पास अभी बचा हुआ है a minus x -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू kt प्लस कांस्टेंट को देखो चलो c से लिख देते हैं. अब ये a minus x रेज टू द पावर -2, इसको आप नीचे ले आए डिवाइडेड में, तो ये +2 हो जाएगा. तो 1 डिवाइडेड बाय 2 तो है ही, और क्या आ जाएगा a minus x का स्क्वायर
इज इक्वल टू उसी टाइप से के टी प्लस में कांस्टेंट। देखो अब हम अगली स्टेप में हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई, देखो ये हमने आगे लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 2a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक आप अच्छे से बिल्कुल समझ गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप देखो आपको अच्छे से बता दिया गया कि कौन सी वैल्यू कैसे और क्यों आई। इसके बाद देखो नेक्स्ट आप एक चीज बताएं, जब हमारे पास ये सेम आप सभी बच्चे कंपैरिजन करते जा रहे हैं ना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की जो डेरिवेशन है आपके सामने होने चाहिए, और आप कंपैरिजन करते रहें। जो डेरिवेशन अभी चला हुआ है हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का, उसके साथ जरूर कंपैरिजन करें आप। उसके बाद देखो जो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ चुकी, इसमें क्या करें, अब आप कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या, व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो वाली। व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जीरो। तो मींस व्हेन टाइम इज जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप टेबल में देख सकते हैं, ऊपर फर्स्ट लाइन यही थी हमारी। अब इस वैल्यू को पुट करें। देखो हमने पुट किया, एक्स की जगह बोलो हमने क्या पुट किया यहाँ पे, देखो जीरो। बोलो टाइम की जगह देखो हमने क्या पुट किया यहाँ पे, दैट इज जीरो। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। देखो यहाँ पे क्या बच गया, ये 2 सच रहा, a माइनस जीरो मीन्स a का स्क्वायर, तो नीचे क्या आ गया 1/2 a का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जो ये वैल्यू आ गई कांस्टेंट की, देखो ये दिस मच वैल्यू, इसको आप क्या करें, इसको अब यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे पुट कर दें। ना पुट द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। देखो यहाँ पे तो ये जीरो हो गया था ना, देखो ये यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो वहां पे पुट करने के बाद क्या रहेगा, देखो बचा हुआ जो फैक्टर है, देखो रिमेनिंग जो फैक्टर है आपका, देखो ये तो आपका सेम लिख दें आप एस एच, और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह ये वैल्यू आपको पुट करनी है। तो देखो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे, देखो कांस्टेंट की जगह ये बचा हुआ हिस्सा, तो देखो ये जो पार्ट है ये तो देखो बिल्कुल कॉमन है, सेम है आपके इक्वेशन नंबर 1 से ही। कांस्टेंट की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या करें, केटी को एक साइड में रखें, और जो ये बचा हुआ फैक्टर है देखो यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस। अब इसको ले जाएं दूसरी साइड में, देखो यहाँ पे ये आके माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये माइनस हो गया, तो के टी इज इक्वल टू, देखो हो गया ना ये माइनस, यहाँ पे आपने देखा, देखो ये माइनस साइन आ गया यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करें, देखो दोनों में क्या चीज कॉमन आपको दिख रही है, देखो इसमें 1, ये 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2, कहाँ पे, डिनोमिनेटर के अंदर। तो कॉमन आप क्या निकाल दें, यहाँ पे कॉमन आप निकाल देंगे 1/2। देखो 1/2 आपने कॉमन निकाल दिया, देखो ये बाहर, तो अंदर क्या बच गया 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर 1/a का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे तरीके से भी इसको लिख के दिखा दे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि a माइनस एक्स क्या है, व्हाट इज a माइनस एक्स। आप देखिए ऊपर टेबल के अंदर a माइनस एक्स जो है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। देखो ये जो यहाँ पे व्हेन टाइम इज t, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a माइनस एक्स। देखो a माइनस एक्स को और आप कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट a के अंदर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a, कैपिटल A से। एंड व्हाट इज a क्या है, व्हेन टाइम इज जीरो, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम जीरो इज स्मॉल a, या उसको a नोट लिख सकते हैं। तो मींस ये a माइनस एक्स की जगह हम a को लिखेंगे कैपिटल A को ब्रैकेट में, और यहाँ पे इसकी जगह a नोट को। अब देखिए ध्यान से, सिर्फ इतना ही हमने चेंज किया। देखो a माइनस एक्स की जगह क्या लिखा, a लिखा, और स्मॉल a की जगह क्या लिख सकते हैं, a नोट। ऐसा भी आपकी बुक्स में लिखा मिल सकता है, तो ये भी आपको लिख के दिखा दिया। तो ये चीज एक ही है, इसी को ही हमने लिखा है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे देखो यहाँ पे एलसीएम नेक्स्ट स्टेप के अंदर। देखो केटी और एलसीएम लिया तो बोलो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आपका नीचे बोलो क्या आ गया, a माइनस एक्स। देखो ये a माइनस एक्स का स्क्वायर और ये a स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसके देखें, देखो यहाँ पे इस पोर्शन के ऊपर, तो अब a माइनस एक्स का स्क्वायर, देखो जब इसको डिवाइड आप करते हैं, देखो ऐसे ये से कैंसिल, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर, तो ऊपर देखो क्या है, ए स्क्वायर है। सिमिलरली आप इस पोर्शन को देखें, देखो यहाँ पे, तो किससे डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर से। देखो ऐसे ये से कट गया, बोलो क्या बच गया, a माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो ये यहाँ पे a माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया ऊपर। एलसीएम खैर आप सभी बच्चों को निकालना आता ही है, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं जो भी आया, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में क्या है 1, इसलिए फर्क पड़ेगा नहीं तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई आप कर देते हैं। क्लियर हो गया, अब आप समझ गए होंगे ये नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद क्या करें, देखो ये जो टी है यहाँ पे, ये टी को आप नीचे ले आएंगे, यहाँ पे टी को कहाँ पे ले आएंगे, नीचे, पहली चीज। दूसरी चीज,
आपका जो a माइनस एक्स का देखो स्क्वायर जो है, इसको आप इलेबोरेट करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। बोलो कैसे करते हैं एक्सपेंड? देखो a माइनस जो x का जो स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू बताएं क्या होती है? a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। तो a माइनस एक्स के स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू आप देखो पुट करेंगे। देखो t को आप नीचे ले आए थे यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, और इसको एक्सपेंड कर दिया। देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो ठीक है। इसके बाद आप देखें अब चीजें क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये माइनस साइन, देखो आप इस ब्रैकेट को खोल देंगे, देखो ये जो पोर्शन है जो आपका, इसके बाहर बोलो क्या है? माइनस का साइन है। अब आप क्या करेंगे? ब्रैकेट को जब हम ओपन कर दें, तो ब्रैकेट को जब आप इसको ओपन कर देंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? आप ऊपर देखिए स्क्रीन के ऊपर ही, वहीं पे देखो मैंने इसको रब कर दिया, वहां पे आपको लिख के दिखाते हैं। ये देखो k इज इक्वल टू 1 अपॉन, बोलो क्या था ये? 2t, ये ब्रैकेट ए स्क्वायर, देखो ब्रैकेट को ओपन कर दें तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर ये माइनस 2x के साथ माइनस है तो बोलो क्या बन जाएगा? प्लस 2ax, और डिवाइडेड में देखो चीजें आपकी क्या है? ए स्क्वायर और a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बताओ क्या करें हम? देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपकी देखो क्या आ गई? k इज इक्वल टू 1/2t। अब देखो प्लस की चीज को पहले लिख देते हैं, तो 2ax हमने पहले लिख दिया, माइनस में बोलो क्या? x का स्क्वायर, डिवाइडेड में बोलो क्या है? a स्क्वायर, और ब्रैकेट में a माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो ये चीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं ये चीजें। अब इसके बाद जो ये यहाँ पे जो फैक्टर आ गया, अब इसमें ये बताएं कि कॉमन क्या निकल सकता है? कॉमन इसमें निकल सकता है, देखो x, यहाँ पे x है कॉमन। तो अब हम डायरेक्ट इसी स्टेप को लिख रहे हैं नीचे, देखो ये जो आपकी स्टेप आ गई, इसको अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, x को कॉमन निकाल देंगे। तो देखो ये आ गया 1/2t, और x कॉमन निकल गया तो देखो क्या बच गया? 2a माइनस एक्स बच गया। देखो अंदर 2a माइनस में x, और नीचे सच है a स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस एक्स का स्क्वायर। So that is the relation of rate constant k for the third order reaction. तो बोलो ये किसके लिए आ गया? That is for the third order reaction के लिए आ गया। तो बीच की देखो ये जो स्टेप थी, आप यहां से देखो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये यहीं पे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते थे? कैंसिल आउट, और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो इस स्टेप से ये फॉर्मूला बन गया आपका किसके लिए? दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? बोलो जो हमारा फार्मूला बना, देखो क्या क्या फार्मूले बड़े बने, बड़े ध्यान से देखना। अब हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे जिसमें हम प्रूव करेंगे, जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया था, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जो के का हमारा फार्मूला है। बोलो कौन से वाला? देखो ये फार्मूला, देखो ये फार्मूला है, इसको अब हम यूटिलाइज करेंगे। देखो इसी फार्मूले को अब हम यूटिलाइज करेंगे फॉर प्लॉटिंग ए ग्राफ। और इससे जस्ट जो ये लास्ट वाला जो अभी हमने फार्मूला डिराइव किया, इसको यूज करेंगे टू डिराइव ए रिलेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड। तो अगले दो टॉपिक अभी हम आपको बताने वाले हैं, 2 पॉइंट्स हमारे नेक्स्ट। एक तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो हमने ये फार्मूला लिख दिया, देखो जो अभी आपको बताया गया था। अब हम इसमें क्या करें? 2 को तो आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएं तो बोलो क्या बन जाएगा? 2kt। देखो 2kt इज इक्वल टू रिमेनिंग फैक्टर आपके एज सच रहे। उसके बाद देखो ये जो माइनस वाला जो फैक्टर है, इसको केटी वाली साइड में आप ले जाएं तो बोलो आपका क्या बच गया? 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/a0 स्क्वायर। अब जो ये इक्वेशन आपके सामने बन गई, दैट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये बोलो क्या है? आपकी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और इसके अंदर y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। y इज इक्वल टू mx प्लस में c। तो इसमें y एक्सिस लिया, देखो ये आपका, दैट इज अ y एक्सिस, अदर वन इज द x एक्सिस। दो एक्सिस हम लेते हैं, और x एक्सिस के साथ जो ये वैल्यू लिखी है m, दैट इज द स्लोप, ये आपका स्लोप होता है। और जो ये c है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्ट। इसे आप क्या कहते हैं? दैट इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मीन्स जो आपकी लाइन आएगी ग्राफ के अंदर, इट मीन्स अगर वो c की कुछ वैल्यू है
इट मीन्स आपकी लाइन 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही। इफ द वैल्यू ऑफ सी इज 0, इट मीन्स द लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो मीन्स इंटरसेप्ट मीन्स, देखो मान लीजिए मैं ये लाइन ड्रा कर देता हूं, तो देखो क्या आपकी यहां से स्टार्ट हुई लाइन, ऐसे स्टार्ट हुई थी? नो। मीन्स लाइन आपके ओरिजिन की बजाय कहीं ऊपर से शुरू होती है। तो देखो ये जो रिमेनिंग पोर्शन होता है इस एक्सिस के ऊपर, दैट कॉल्ड एज द, दैट लेंथ इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्ट, इसे आप इंटरसेप्ट कहते हैं। लेकिन अगर ये लाइन मान लीजिए हम स्टार्ट कर दें यहाँ पे, देखो इस स्टेप से, ओरिजिन से, व्हाट इट मीन्स, मीन्स इंटरसेप्ट इज 0, द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज 0। तो ये इंटरसेप्ट की सेंस होती है। उसके बाद कोई अगर बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग, देखो ऐसे पैरेलल लाइन आ जाती, बिल्कुल पैरेलल, इट मीन स्लोप इज 0, वैल्यू ऑफ स्लोप इज 0, स्लोप नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर लाइन ऊपर की तरफ जाए स्लोप इज पॉजिटिव, नीचे की तरफ लाइन आती है स्लोप इज नेगेटिव। ये चीजें आप ध्यान रखें। तो ऊपर की तरफ जाए तो बोलो क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है, बोलो पॉजिटिव स्लोप। और नीचे की तरफ कर्व आता है तो आप क्या कहते हैं, दैट इज नेगेटिव स्लोप। और यहां पे जब आता है तो आप कहते हैं स्लोप इज 0। क्लियर हो गया इतना? तो अब हम इन बेसिक बातों को ध्यान रखते हुए अपने कंपेयर करते हैं जो स्ट्रेट लाइन हमारी इक्वेशन है उसको, y इक्वल टू mx प्लस c को, इधर देखो जो हमारा ये फार्मूला बन गया था इसके साथ। इस फार्मूले के अनुसार व्हाट इज y, y क्या है, y है 1/a का स्क्वायर। व्हाट इज x, x है आपका यहाँ पे t, देखो ये जो t है, एंड दैट रिमेनिंग फैक्टर जिसे आपने m कहा था और जिसे आप कह रहे थे स्लोप, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज 2k। स्लोप कितना बन गया आपका, 2k। तो मीन्स आपकी एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब हमने कंपैरिजन किया और स्लोप कितना आ जाएगा 2k। देखो 1/a स्क्वायर और t के साथ ग्राफ आया और ये पॉजिटिव स्लोप आया। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि जो ये 2kt लिखा है इससे पहले साइन बताएं क्या है, जल्दी देखें इस इक्वेशन के अंदर 2kt से पहले साइन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव स्लोप। तो मीन्स देखो आपकी लाइन स्ट्रेट हमने दिखाई और वो भी ऊपर की तरफ देखो जाते हुए, स्लोप इज पॉजिटिव, नीचे भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है एक्स एक्सिस के, तो स्लोप 0 हो जाता। एक्स पैरेलल से ऊपर की तरफ है, मीन जैसे आप पहाड़ के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर आप जैसे चढ़ाई कर रहे हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मीन स्लोप इज पॉजिटिव। तो मीन्स यहां से जो स्लोप ऑफ द लाइन की वैल्यू, देखो इस स्टेप से हमने क्या किया, जो स्लोप आप निकालते हो वो किसके इक्वल भी होता है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप जो होता है वो बताएं आपके किसके इक्वल होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। और tan क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, मैंने हर बार बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मीन्स फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज sin थीटा, बेस अपॉन hypotenuse that is cos theta, perpendicular upon base that is the tan theta। तो यहाँ पे that is the hypotenuse, देखो ये तो आपका hypotenuse है यहाँ पे, और ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका बोलो क्या है, बेस। बेस कहाँ पे आया, along the x axis, along the time axis। और परपेंडिकुलर कहाँ पे आया, along the y axis, that is along the 1/a square यहाँ पे। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू मीन्स a अपॉन वो सॉरी 1/a स्क्वायर की वैल्यू है ये। आप कितना भी स्लोप ले सकते हैं। एक चीज हम आपको देखो और बता दें, ये कोई फिक्स नहीं है कि जैसे मैंने ये लाइन अभी ड्रा कर दी आप यही लें। आप देखो अपनी मर्जी से कहीं पर भी लाइन ड्रा कर दें, आप यहाँ पे ड्रा कर दें, इस लाइन के ऊपर देखो यहाँ ड्रा कर दें, आप ये ड्रा करके ले सकते हैं। तो मीन्स आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए और ऐसे बेस की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, दैट इज द tan थीटा। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस y एक्सिस की वैल्यू और x एक्सिस की वैल्यू, दो वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा आ जाएगा। मींस tan थीटा को ही आप क्या कहते हैं, दैट इज द स्लोप। ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, और ये स्लोप की जो वैल्यू आएगी ये किसके इक्वल भी है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2k। ये 2k इक्वल भी है। मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू लेंगे, जैसे अभी आपको सिखाया गया उस टाइप से, ये जो भी वैल्यू आएगी ये किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 2k। तो फिर डायरेक्ट k की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हम k की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द
k। देखो दोबारा से हमने ये लाइन ड्रा कर दी, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन 2k, जैसे मैंने बताया था। तो इजीली वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द k, हम k की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये तो हमने बताया ग्राफिकल मेथड। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, हाफ लाइफ पीरियड के बेसिस के ऊपर। फार्मूला देखो हमने दोबारा से लिख दिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का है ये, रेट कांस्टेंट का फार्मूला। ये दोबारा से टेबल, व्हेन टाइम इज 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट x इज इक्वल टू 0 व्हेन टाइम इज इक्वल टू t हाफ। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म t half? मींस द टाइम in which the concentration of the reactant reduces to half of their original concentration, half of their initial concentration, तो that is called their half life। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की यहाँ पे, A मोल्स पर लीटर। अब ये ध्यान रखें मोल्स पर लीटर में ही लेते हैं हम यहाँ पे A मोल्स पर लीटर। तो जब T इज इक्वल टू T हाफ है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, X इज इक्वल टू A बाई 2। तो what is the remaining concentration of the reactant after time t? That is A minus X, means A minus A by 2, means remaining concentration is A by 2। अब ये जो वैल्यू है X की और A minus X, जो भी वैल्यू है, आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला है रेट कांस्टेंट का, उसमें पुट करें। कहां कहां पे पुट करेंगे, जहां जहां पे भी देखो यहाँ पे X दिखा A by 2 पुट करें, X दिखा A by 2 पुट करें, x दिखा A by 2 पुट करें, या डायरेक्ट यहाँ पे तो A माइनस एक्स की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे A माइनस एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते थे नीचे। देखो पुट करेंगे A by 2, और ऊपर क्या पुट किया 2A माइनस में, देखो A by 2, नीचे A माइनस एक्स, देखो A by 2, हमने पुट ही करके दिखा दिया आपको। पुट करने के बाद बोलो क्या बचेगा आपका ऊपर, 2A माइनस A by 2, मीन्स 2 में से हाफ चला गया, 2 रुपीज आपके पास, हाफ रुपीज आपके पास चले गए, बोलो कितने बच गए, 1.5, 3/2। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा 3/2A, नीचे A माइनस A by 2 है तो A by 2 बच गया। देखो वही हमने लिख दिया, देखो A by 2 तो ये एसएस था, बोलो क्या बच गया 3/2A, और नीचे A by 2। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, बोलो क्या बनेगा। ऊपर देखो ये चीज है आपकी, थोड़ी देखो अच्छे से लिख के दिखा दें, A by 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2A। कैसे ये आपका ऐसे है, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट 3A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ऊपर तो आपका ये आ जाएगा देखो इतने की जगह, और नीचे क्या है, नीचे वाला जो फैक्टर है देखो यहाँ पे है ये आपका 1/2 के, देखो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू नीचे आपका A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, बोलो क्या था A by 2 का स्क्वायर, A by 2 का स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो मीन्स नीचे क्या आ जाएगा, बोलो इसकी जगह बोलो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया A raised to the power 4/4। तो आप बड़े ध्यान से देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, देखो 1/2 के ऊपर क्या है, देखो यही चीज 3A स्क्वायर बाय 4, 3A स्क्वायर बाय 4, और नीचे A raised to the power 4/4, देखो A raised to the power 4/4। हो गया क्लियर। अब उसके बाद देखो इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से, ये आप अच्छे से समझ गए। इसके बाद जो चीज कॉमन है वो कैंसिल होती है, उनको देखो 4 से 4 कैंसिल, ये A raised to the power 2 से A raised to the power 2 कट जाएगा, और A raised to the power 2 देखो रिमेनिंग रह गया नीचे। अब बताओ क्या बच गया, शाबाश बताएं। देखो आपका ये बच गया यहाँ पे, ये ऊपर तो देखो 3 है, और इधर क्या था बाहर 1/2 के। देखो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिख दिया, आपका नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी बन जाएगी यहां से, बोलो क्या कैंसिल किया हमने, देखो 4 से दोबारा करते हैं, 4 से 4 कैंसिल, A स्क्वायर से देखो A स्क्वायर कैंसिल, तो A स्क्वायर बच गया यहाँ पे। तो ऊपर तो देखो न्यूमरेटर में 3 बच जाएगा, इधर बाहर 2K है तो 3/2K, और इधर क्या बच गया 1/A का स्क्वायर। मीन्स आपने क्या देखा, जो हाफ लाइफ पीरियड है, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड हियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A का स्क्वायर, हाफ लाइफ पीरियड। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। So thank you, that all about the today's lecture on the rate constant of the third order reaction। हमने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन किया, प्लस साथ ही साथ हमने हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू भी डिटरमाइन की, प्लस हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था। So thank you, that all about today's lecture। Thank you।